नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति के बारे में। और जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष की राजनीति की बात करते हैं तो इस वक्त दो नहीं तीन धड़े हो गए हैं विपक्षी दलों के। उन तीन धड़ों की बात करेंगे और क्या इन तीन धड़ों की वजह से विपक्षी खेमे में तीन बंटवारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। सवाल उठ रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करना चाहता था। कल रामलीला मैदान में विपक्षी दल के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए हैं जो लोगों के मन में मथ रहे हैं और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिस तरह की आवाज़ें उठ रही है उससे जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विपक्ष के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष एकजुट नहीं है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक धड़ा अखिलेश यादव के नेतृत्व में शामिल है, जिसमें अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है। दूसरी तरफ मायावती अकेले चुनाव लड़ने का वो फैसला कर चुकी हैं। और अब तीसरा धड़ा बन गया है जो अखिलेश यादव के गठबंधन को छोड़कर ही पल्लवी पटेल ने एक नया गठबंधन कर लिया है AIMIM के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गठबंधन को एक अमली जामा पहनाया है और कुछ ऐलान किए हैं। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पल्लवी पटेल क्या कह रही हैं अखिलेश यादव के बारे में। दरअसल इसको समझना ज़रूरी है और हम तभी समझ पाएंगे कि 2024 में जितने बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी तस्वीर है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने 2019 के मुकाबले चुनौती है, क्योंकि आज उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ है। समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत है, 2022 से के मुकाबले अगर देखा जाए तो कमज़ोर है। मैं बताऊंगा कि कैसे कमज़ोर है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने यही सवाल उठाया है कि 2022 में जब गठबंधन था विपक्षी दलों का अखिलेश यादव के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, और तब जो 34% वोट मिले थे उसको अखिलेश यादव ने अपना वोट मान लिया और वो अपने साथ जो उनके साथ दल खड़े थे और जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी का एक दम बढ़ा, समाजवादी पार्टी की ताकत उत्तर प्रदेश में बढ़ी, उस ताकत को उन्होंने ये समझ लिया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इतना मजबूत हुआ है। ये सवाल पल्लवी पटेल ने किया है। लेकिन अब ये देखना है कि पल्लवी पटेल सिर्फ अकेले ऐसी नेता नहीं है जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन को छोड़कर बाहर आई है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन छोड़ने वाले पहले नेता ओम प्रकाश राजभर थे शायद, जिन्होंने चुनाव के कुछ समय बाद ही समाजवादी पार्टी के साथ उनकी अनबन शुरू हो गई, बयानबाजियाँ शुरू हो गई, समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके बारे में बोलने लगे, ओम प्रकाश राजभर भी कुछ ऐसी बातें करने लगे और आखिरकार उनका गठबंधन टूट गया। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में न केवल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी थी, बल्कि जनवादी पार्टी पल्लवी पटेल की, अपना दल कमेरावादी और RLD भी आज कहाँ खड़ी है? RLD भाजपा के खेमे में चली गई, NDA के खेमे में खड़ी है आज। तो अखिलेश यादव को छोड़कर जब इतने सारे दल, छोटे छोटे दल दूसरे दलों की ओर जो रुख कर लिया है, तो कैसे अखिलेश की ताकत इतनी बनी रह सकती है? क्या 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर इतने वोट मिल सकते हैं, इतनी सीटें मिल सकती हैं? अगर ये छोटे दल उनके साथ होते और उसमें उनकी हिस्सेदारी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुकाबला दिया जा सकता था। लेकिन ऐसी तस्वीर बन नहीं पाई, और ऐसी तस्वीर इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि अखिलेश यादव इन छोटे दलों को अपने साथ नहीं बनाकर रख पाए। और यही इस वक्त चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये एक बड़ी कमी निकल कर आ रही है जो उनके भविष्य की राजनीति की संभावनाओं को कमज़ोर कर रहा है। मैं इस वीडियो में आपको
पल्लवी पटेल का वो बयान ज़रूर सुनवा देना चाहता हूँ, क्योंकि एक डिटेल्स बयान उनका आया है जो ये साफ बताता है कि अखिलेश यादव के साथ किस तरह की दिक्कत है। सुन लीजिए पहले इनका बयान। 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था। और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावना को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप देखें, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समुदाय हैं जिनका शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, वो पिछड़े समाज की कुछ जातियां हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। और उनके नाम पर सरकार का जो रवैया है और जिस प्रकार से विपक्ष की जो मुख्य पार्टी है वो उनके सवालों पर पीछे हट जाती है या चुप्पी साध जाती है, तो ऐसे में वो समाज कहाँ जाए? उसके हक और अधिकारों की बात कौन करेगा? तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो उनके हक और अधिकारों पे, उनके दमन पे, उनके साथ हो रहे अन्याय पे हमें आगे खड़ा होना पड़ेगा। और यही जन भावना हमने लोगों के बीच में रीड करी कि उनके जायज सवालों पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अगर भावना जो लोगों की है और वो चाहते हैं कोई उनके लिए आगे बढ़े, तो हमने उन जन भावनाओं का सम्मान किया है और एक नया विकल्प दिया है। और पूरी उम्मीद नहीं, हमें पूरा मतलब विश्वास है इस बात का कि जनता हमारा साथ देगी। देखिए, ये जो पिछला दलित मुसलमान मोर्चा हमने बनाया है, इसमें कल हमारे पास मंच के 4 मुख्य पार्टी थी और हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कहा कि जो भी पिछड़ा दलित मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत अनुभव है उनका। सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है और ऐसे में हमें पता चला कि उन्होंने 2 सीट्स डिक्लेयर की हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको क्या इनवाइट करेंगे, वो तो हैं ही हमारे साथ। और रही बात जो सीटें उन्होंने डिक्लेयर करी हैं, वहाँ वो चाहेंगे तो हम प्रचार करेंगे, वो चाहेंगे तो हम वहाँ बैठ करके उनका साथ देंगे। वो बड़े हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। आपके साथ तो नहीं शामिल हैं? देखिए, उनकी व्यस्तता थी जिस कारण वो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हमारे हर निर्णय और हमारे साथ को उन्होंने कभी नहीं नकारा। देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई क्यों रोकेंगे? तो आना चाहता है तो वेलकम है उनका। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे मुद्दे अलग अलग जितने भी हों, लेकिन जातियों का प्रभाव आप शून्य मान नहीं सकते। जातियाँ अपने हिसाब से चुनावों में काम करती हैं और 2022 के जो नतीजे थे, 2022 में जो दिखाई दे रहा था समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा नंबर, और जो उनको सीटें मिली, जो वोट प्रतिशत मिले, जो वोट मिले, जनता का समर्थन मिला, उन सब में जातियों का प्रभाव अपने आप में साफ साफ झलक रहा था। ओम प्रकाश राजभर के आने से राजभरों का वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को। ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से समाजवादी पार्टी के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर के जो समर्थक हैं, जो राजभर और जो छोटी जातियां जिनका प्रतिनिधित्व वो करते हैं, वो सारी जातियां इधर दिखाई दी, इस पाले में बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके अलावा पल्लवी पटेल के आने की वजह से जो कुर्मियों का एक तबका जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, जो अपना दल अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं है, वो तबका पल्लवी पटेल के साथ जुड़कर वो समाजवादी पार्टी की उसने ताकत बढ़ाई और पल्लवी पटेल ने खुद एक बड़ी जीत हासिल की। प्रदेश के डिप्टी सीएम को हराकर चुनाव जीतना अपने आप में एक मिसाल है। तो पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं अभी भी, और देखना है कि टेक्निकल ग्राउंड पर किस तरह से उनका, इस तरह से जो उन्होंने अलग गठबंधन बना लिया है, तो अब आगे किस तरह का उनके ऊपर एक्शन करती है समाजवादी पार्टी, ये भी देखना होगा। तो जातियों का प्रभाव
जनवादी पार्टी की वजह से उनसे जो जुड़े हुए जातियां थीं वो उनके साथ खड़े थे। और इसी तरह से महान दल भी एक छोटा दल अखिलेश यादव के साथ खड़ा था। तो इन सब के प्रभाव से अखिलेश यादव मजबूत हुए थे और सब छोटी छोटी जातियां मिलकर अखिलेश यादव की ताकत बनी थी, समाजवादी पार्टी की ताकत बनी थी। और इन सब ताकत को अगर अखिलेश यादव साथ लेकर चलते तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में माहौल कुछ और होता। अगर उनके पुराने सहयोगी उनके साथ खड़े रहते आज की तारीख में तो मुमकिन था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वो और बड़ा झटका दे सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में चुनौतियाँ नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियाँ हैं, लेकिन ये चुनौतियाँ और बड़ी हो सकती थीं अगर अखिलेश यादव अपने साथ जो छोटे दल शामिल थे उनके 2022 में जो गठबंधन बना था, जो बहुत ही मजबूत था, जो ज़मीन पर असरदार साबित हुआ, जिनको लेकर ज़मीन पर एक अलग तरह का आकलन अखिलेश यादव के बारे में हो रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव न केवल लोहिया की बात करते थे बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे। तो ये सारे सवाल जो हैं वो 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद पूछे जाएंगे कि अखिलेश यादव से क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई और क्यों अखिलेश यादव उतनी बड़ी तस्वीर पेश नहीं कर सके जितनी बड़ी तस्वीर वो पेश करने की संभावना क्षमता रखते थे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।